दोस्तों में लगातार न्यूज में ये बताया जाता है कि किस तरह चीन अब अमेरिका को ओवरटेक करने ही वाला है। और अब बस ये कुछ ही सालों की बात है कि जब चीन दुनिया की नंबर 1 सुपर पावर बन जाएगा। इस बात पर हर साल बड़े बड़े एकेडमिक्स के बीच में जो चर्चाएं होती हैं उन्हें मीडिया में कुछ ज्यादा ही तड़का लगाकर बताया जाता है, जबकि सच तो ये है कि हर डिस्कशन में बात यही सामने निकल कर आती है कि चीन के लिए अमेरिका से आगे बढ़ना लगभग नामुमकिन है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं और क्यों चीन शायद अमेरिका को कभी हरा नहीं पाएगा, आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। आप बस बने रहिएगा अंत तक हमारे साथ। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना ना भूलें। यूं तो चीन और यूएस के बीच में बहुत से कारण है जिस वजह से चीन अमेरिका से आगे कभी निकल नहीं पाएगा, लेकिन उसमें जो सबसे जरूरी कारण है वो है डॉलर। डॉलर के बारे में हम ये सब तो सुनते हैं कि डॉलर दुनिया की रिजर्व करेंसी है, और ये फैक्ट ऐसा ही है जैसा कि ये कह देना कि भारत ने दुनिया को जीरो दिया था। हाँ, ये सच है कि भारत ने दुनिया को जीरो दिया था, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि भारत ने दुनिया को कोई नंबर दिया था, बल्कि इसका मतलब ये है कि भारत ने दुनिया को डेसिमल सिस्टम दिया था। इसी तरह ये कहना कि डॉलर दुनिया की रिजर्व करेंसी है तो ये सिर्फ आधा फैक्ट है, जबकि असल में बात तो ये है कि डॉलर पर ही पूरी दुनिया चल रही है। आज दुनिया की सभी करेंसीज, जिसमें खुद चीन का युआन भी शामिल है, वो सभी डॉलर पर डिपेंडेंट है। अगर आज चीन को भी किसी दूसरे देश के साथ व्यापार करना है तो उसे अपने पास डॉलर्स रखने पड़ते हैं और डॉलर्स में वो पेमेंट एक्सेप्ट करता है। वहीं दूसरी ओर अमेरिका के पास ये पावर है कि वो जितनी चाहे उतने डॉलर्स प्रिंट कर सकता है, और अमेरिका के डॉलर प्रिंट करने से अगर उन्हें नुकसान होगा तो पूरी दुनिया को भी होगा। मिसाल के तौर पर आज चीन के पास $1 ट्रिलियन फॉरेन रिजर्व के तौर पर पड़े हैं, लेकिन अगर कल अमेरिका ज्यादा डॉलर्स प्रिंट कर देता है तो इन्फ्लेशन के कारण जो $1 ट्रिलियन चीन के पास पड़े हुए हैं उनकी वैल्यू कम हो जाएगी। यानी वो जितना सामान पहले इन डॉलर से खरीद सकते थे उससे अब कम खरीद पाएंगे। इसके साथ साथ स्विफ्ट नेटवर्क, जिससे दुनिया का सारा व्यापार होता है, वो भी डॉलर्स पर पूरी तरह से डिपेंडेंट है। और आपने तो देखा ही है कि अमेरिका ने किस तरह रूस को स्विफ्ट से बाहर करके उनकी कमर तोड़ दी थी, और ऐसा ही वो चीन के खिलाफ भी कर सकते हैं, जिस वजह से चीन हमेशा से ही अमेरिका पर डिपेंडेंट रहेगा। अगर हम इस $1 ट्रिलियन को भी एनालाइज करें तो ये पैसा चीन के पास नहीं पड़ा है, बल्कि ये पैसा चीन ने अमेरिका के ही बैंक्स में रखा हुआ है। और चीन ही नहीं, दुनिया के जितने भी देश हैं उनके पास जितने भी डॉलर्स हैं वो सभी अमेरिका के बैंक्स में ही पड़े हुए हैं। अमेरिका के पास आज इसी तरह से $7.5 ट्रिलियन हैं जो उनके नहीं है बल्कि बाकी देशों के हैं, लेकिन इन $7.5 ट्रिलियन से वो अपनी कंपनीज को लोन देते हैं, और इस तरह अमेरिकन कंपनीज के पास हमेशा ही मार्केट में एक एडवांटेज बना रहता है। यही वजह है कि अमेरिका की इकोनॉमी आज भी दुनिया में सबसे बड़ी है। वहीं अगर हम चीन की इकोनॉमी की बात करें तो इसमें हमें कुछ प्रॉब्लम्स अभी से नजर आनी शुरू हो गई हैं। चीन अभी तक अपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के कारण तेजी से ग्रो कर रहा था, लेकिन जब पूरी दुनिया लॉकडाउन खत्म कर चुकी थी तब भी चीन ने जीरो कोविड पॉलिसी अपने यहाँ लगाए रखी, जिससे दुनिया भर की कंपनीज को नुकसान हुआ। और उससे उन्हें यह समझ में आया कि वो चीन पर हमेशा भरोसा नहीं कर सकते, इसलिए बहुत सारे बिजनेसेस अब चीन से बाहर जा रहे हैं और भारत, वियतनाम या फिलीपींस जैसे देशों में अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप कर रहे हैं। इसके अलावा कई रिपोर्ट्स की माने तो चीन की इकोनॉमिक फिगर्स भी पूरी तरह से रिलायबल नहीं है, और उसमें भी काफी हेराफेरी देखी गई है, जो ये दर्शाती है कि उनकी इकोनॉमी शायद अब उतनी तेजी से ग्रो ना करे जितना कि वो पिछले सालों में की है। चीन के लिए दूसरी प्रॉब्लम ये है कि वो अपनी 1 चाइल्ड पॉलिसी के कारण चीन में पहले यंग लोगों की पॉपुलेशन अब कम हो गई थी, और अब उनका फर्टिलिटी रेट भी उतरा नहीं है कि वो अपनी पॉपुलेशन को रिप्लेस ना कर पाए। चीन में भी इकोनॉमिक बूम के कारण लोगों ने शहरों में शिफ्ट करना शुरू किया है, जहां औरतें ज्यादा इंडिपेंडेंट हुई हैं और साथ ही लोगों का कॉस्ट ऑफ लिविंग भी बढ़ा है। और इन दोनों वजह से वहां पर लोग अब 1 चाइल्ड पॉलिसी के खत्म होने के बाद भी कम बच्चे पैदा कर रहे हैं। अमेरिका में भी फर्टिलिटी रेट यूं तो कम ही है, लेकिन अमेरिका के पास इमिग्रेशन की ताकत है। वहाँ पर दुनिया भर से लोग आते हैं फिर वहीं सेटल हो जाते हैं। ये इमिग्रेंट्स अमेरिका के फर्टिलिटी रेट वाले गैप को कम कर देते हैं, और साथ ही क्योंकि ये इमिग्रेंट्स पढ़े लिखे और स्किल्ड होते हैं इसीलिए वो उनकी इकोनॉमी के लिए भी बहुत प्रोडक्टिव हैं। 2050 आते आते चीन की जनसंख्या में सिर्फ 40% लोग ही ऐसे बचेंगे जो यंग होंगे, और इसीलिए उनके लिए भी पूरी इकोनॉमी का बोझ संभाल पाना मुश्किल होगा। चीन के साथ प्रॉब्लम ट्रस्ट की भी है। अगर हम अमेरिका को देखें तो एक सुपर पावर होने के साथ साथ उनके दुनिया भर के देशों से अच्छे रिश्ते हैं, फिर चाहे वो मिडिल ईस्ट हो या साउथ ईस्ट एशिया, हर जगह पर अमेरिका की प्रेजेंस है, और वहाँ की सरकारें अमेरिका को ट्रस्ट भी करती हैं। वहीं चीन जहां भी गया है, फिर चाहे वो अफ्रीका हो या फिर श्रीलंका जैसे देश, उन्होंने अपनी डेट ट्रैप पॉलिसी के कारण सभी जगहों से ट्रस्ट फैक्टर खत्म कर दिया है और चीन को बहुत ही शक की निगाह से भी देखा जाता है।
यही चीज हमें टेक सेक्टर में भी देखने को मिलती है, जो कि आज के समय में सबसे इम्पोर्टेंट सेक्टर है। आज एप्पल और गूगल जैसी अमेरिकन कंपनीज को दुनिया भर में ट्रस्ट किया जाता है, ये जानते हुए भी कि इन कंपनीज के अंदर भी बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन वही अगर हम चीन की 3 बड़ी कंपनीज को देखें, हवाई, टिकटॉक और टेंसेंट, इन तीनों ही कंपनीज की प्रेजेंस भी दुनिया भर में है। लेकिन अब ज्यादा से ज्यादा देश इन्हें बैन कर रहे हैं, क्योंकि इन कंपनीज पर चीनी सरकार के लिए जासूसी करने के आरोप लगते आए हैं। इसने भी चीन की साख को काफी गिराया है, और जो नुकसान उन्हें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स के जाने से कवर करना था, उसमें एक बड़ी बाधा अब ये जाकर बनेगी। चीन के पास इस वक्त मिलिट्री और स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज्यादा एडवांटेज नहीं है। ये सच है कि चीन आज शायद अमेरिका के बाद दुनिया की सबसे एडवांस मिलिट्री को कंट्रोल करता हो, लेकिन अगर आप उनके अलाइज की लिस्ट देखें तो आपको सिर्फ एक रूस का ही नाम मिलेगा। और रूस की वो हालत नहीं है कि अमेरिका के साथ होने वाली कॉन्फ्लिक्ट में वो चीन का साथ दे पाए। वहीं अगर आप दूसरी तरफ में अमेरिका को देखते हैं तो अमेरिका ने चीन को पूरी तरह से घेरा हुआ है। आज अमेरिका के पास भारत का सपोर्ट तो है ही, लेकिन क्वाड के रूप में उन्हें जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसे अलाइज भी मिल जाते हैं, जो समुद्र में चीन को पूरी तरह से रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। इसके साथ साथ चीन ने अपने पड़ोसियों के साथ भी रिश्ते बहुत खराब किए हुए हैं। अगर हम भारत की बात ना भी करें और साउथ चाइना सी की तरफ चले तो यहाँ पर आपको फिलीपींस, मलेशिया, ताइवान, वियतनाम और इंडोनेशिया जैसे देश मिलेंगे, और इन सभी के सी बॉर्डर्स पर चीन अपना क्लेम करता है, और इस वजह से सभी देश भी चीन से अपना पीछा छुड़वाना चाहते हैं। अगर इन देशों को भी किसी कॉन्फ्लिक्ट में अमेरिका की मदद करके चीन को सबक सीखने का मौका मिलेगा तो ये पीछे नहीं हटेंगे। साथ ही अमेरिका का साथ देना इन देशों की इकोनॉमिक ग्रोथ, फॉरेन एड और यूनाइटेड नेशंस में डिप्लोमेटिक सपोर्ट भी देगा, जिस वजह से इस डील को वो ना नहीं कह सकते। चीन के पास आज किसी भी देश को ऑफर करने के लिए सिर्फ लोन्स हैं, और इन लोन्स की सच्चाई तो अब सभी को मालूम चल ही चुकी है। स्वीडन की अपसला यूनिवर्सिटी में पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट डिपार्टमेंट के प्रोफेसर अशोक स्वैन ने भी द प्रिंट में अपना एक आर्टिकल लिखा है, जिसमें उन्होंने आर्ग्यू किया है कि अगर हम सब ये मानकर चलते हैं कि चीन की इकोनॉमी राइज करती रहेगी और वो मिलिट्री के लेवल पर भी अमेरिका का मुकाबला कर लेंगे, तब भी वो एक सुपर पावर नहीं बन सकते। उनके आर्ग्यूमेंट्स भी मिलते जुलते ही हैं। जैसा कि आप कहते हैं कि चीन का एक वन पार्टी स्टेट होना उसे कभी भी अमेरिकन डेमोक्रेसी जितनी रिस्पेक्ट दुनिया में नहीं दिला पाएगा, जिस वजह से बाकी देशों के साथ उनके रिश्ते हमेशा ही टेंशन से भरे रहेंगे। नाटो और अमेरिका ताइवान और चीन के कॉन्फ्लिक्ट पर गहरी नजर बनाए हुए है, और जब चीन इस हिस्से को अभी तक कब्जे में नहीं कर पाया जिसे वो अपना हिस्सा मानता है, तो फिर उसकी अमेरिका से लड़ने की क्या औकात है। तो ये सब कुछ वो कारण है जिस वजह से बहुत से लोगों को लगता है कि चीन के लिए अमेरिका का मुकाबला करना अभी भी दूर की कौड़ी है। लेकिन इस पर आपका क्या रिएक्शन है? क्या आपको लगता है कि चीन अमेरिका से पीछे रह जाएगा, या फिर आप इस विषय पर कोई अपनी अलग राय रखते हैं? हमें कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइएगा। उम्मीद है आपको आज की इस वीडियो से काफी कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।